अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान इकोनॉमिक न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसमें हमारे पास फर्स्ट न्यूज़ है डॉलर से रिलेटेड। इस वक्त डॉलर का जो करंट रेट है वो 269 रुपीज़ है, यानी $1 269 रुपीज़ का है इंटर बैंक में। अगर हम ओपन मार्केट की बात करते हैं तो ओपन मार्केट में डॉलर इस वक्त 280 से 285 रुपीज़ तक सेल हो रहा है। इसका मतलब है तकरीबन 14-15 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है मार्केट के अंदर, यानी इंटर बैंक मार्केट में और ओपन मार्केट के अंदर 15 to 16 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जिस तरह हमारे रिजर्व डिप्लेट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उसकी बेसिस पे ऐसा लगता है कि डॉलर का रेट मजीद ऊपर जाएगा और बहुत जल्दी जाएगा। ये हो सकता है मार्च के अंदर ये 300 रुपीज भी क्रॉस कर जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि आईएमएफ के हवाले से अगर हम बात करें तो अभी तक वहां से कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है कि हमें फंड ट्रांसफर होने वाले हैं। और स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट था अभी उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ी है, तो वो भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट ये कि डॉलर के रेट जो है वो 269 पर, जो कि अभी तकरीबन कम हुए हैं, इससे पहले थोड़े ज़्यादा थे। बट ये कि अभी डॉलर थोड़ा सा कम हो गए, 269 रुपीज़ तक आ गए, यानी पीकेआर थोड़ा सा हमें लगता है कि स्ट्रांग हुआ है। बस अगर जितनी जल्दी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो रिजर्व है वो इंक्रीज होते हैं, जो कि फर्स्ट सोर्स वो आईएमएफ ही बनेगी। और आईएमएफ जो है अगर जो लोन की अमाउंट है तकरीबन 1.76 बिलियन डॉलर अगर वो ट्रांसफ़र कर देती है पाकिस्तान के अकाउंट में, यानी हमें मिल जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह रिजर्व थोड़े से बढ़ जाएंगे और उसके बाद बाकी 200 मालिक भी दे देंगे। तो रेट जो है हमारा पीकेआर थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा, यानी डॉलर के रेट थोड़े से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट, रिजर्व की बात करें तो इस वक्त हमारे पास जो रिजर्व हैं वो 2.9 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व हैं, यानी स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व बचे हैं वो तकरीबन 2 हफ्ते के रिजर्व हैं कि 2 वीक्स की इंपोर्ट्स हम कर सकते हैं बस। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक के पास भी डॉलर्स हैं, कमर्शियल बैंक्स के डॉलर्स भी इसमें अगर ऐड कर ली जाएं तो तकरीबन वो तकरीबन 8 बिलियन डॉलर्स के करीब बन जाएंगे। मगर कि स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व है वो बहुत ही कम है इस वक्त, यानी 2.9 बिलियन डॉलर्स। ट्रेड के हवाले से बात करें तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि कई कंटेनर जो हैं इस वक्त पोर्ट पर मौजूद हैं और बैंक्स एलसी नहीं खोल रहे हैं। और एलसी ना खुलने की बिना पर जो है रॉ मटेरियल और वो तमाम प्रोडक्ट जो कि बेसिक नीड्स में आती हैं वो इंपोर्ट नहीं हो पा रही हैं। और यानी हालत ऐसी हो गई है कि तकरीबन 40 फार्मा जो कंपनीज हैं, 40 के करीब उन्होंने थ्रेट दिए गवर्नमेंट को कि अगर आपने एलसी नहीं खोली तो हम अपने ऑपरेशंस को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा कई इंडस्ट्रीज क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत सौ ने अपने ऑपरेशन को लिमिटेड कर दिया है। तो हालात बज़ाहिर देखे जाए कि ट्रेड के हवाले से तो बहुत ही टफ जा रहे हैं। ठीक है। देखें, अब ये अगर वहाँ से आईएमएफ की तरफ से अमाउंट आ जाती है अकाउंट में जो कि तकरीबन 1.76 बिलियन डॉलर की है, तो हो सकता है कि कुछ एलसीज जो हैं खोली जाएं, ख़ास तौर पे जो मेडिसिन कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, यानी मेडिसन्स हैं और बेसिक नीड्स के जो आइटम्स हैं उनकी जो एलसी है वो खोली जा सकती है। ठीक है, तो ये हालात चल रहे हैं अभी। रेमिटेंस की बात करें तो इस वक्त रेमिटेंस तकरीबन ना होने के बराबर है, जो कि हमने देखा था कि एक वक्त था कि एक्सपोर्ट से भी ज्यादा थी आपकी रेमिटेंस। आपकी एक्सपोर्ट्स 2022 में और 21 में तकरीबन आपकी एक्सपोर्ट्स थी 31 बिलियन डॉलर्स की, तो आप सॉरी एक्सपोर्ट्स थी 29 बिलियन डॉलर्स की, तो आपकी रेमिटेंस थी 31 बिलियन डॉलर्स की, यानी एक्सपोर्ट से भी ज्यादा आपकी रेमिटेंस थी, 2 बिलियन डॉलर्स ज्यादा रेमिटेंस थी आपकी। ठीक है। बट ये कभी रेमिटेंस ना होने के बराबर है, इसलिए कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान की जो अभी करंट गवर्नमेंट है उस पर इतना ट्रस्ट नहीं करते और लिहाजा वो पाकिस्तान में किसी भी तरह की अमाउंट नहीं भेज रहे। ठीक है, तो रेमिटेंस का हाल भी बहुत बुरा है।
इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन का वो रेट जो कि तकरीबन चंद महीनों पहले 26% था, इस वक्त जो सीपीआई है आपका, करंट प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 35% है, यानी 35% इस वक्त इन्फ्लेशन है आपका। और ये जो पाकिस्तान इस वक्त आईएमएफ की तमाम कंडीशंस को तकरीबन एक्सेप्ट कर चुका है, और बाकी जो भी कंडीशंस होंगी वो तमाम एक्सेप्ट करने पड़ेंगे आपको, इसलिए कि अब आपके पास कुछ दूसरी कोई चॉइस है नहीं, या तो आप डिफॉल्ट हो जाओ या फिर उसकी तमाम कंडीशन एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो उसके बाद इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा ये आप बेहतर जानते हैं फिर, यानी इससे भी आगे की बात है फिर। क्रूड ऑयल की बात करें तो 11 जैन 2023 जो कि लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी, तो उसमें उस वक्त तकरीबन एक महीने पहले आपका ब्रेंट $76 का था, जो कि अभी एक महीने बाद $86.5 पर बैरल हो गया है पेट्रोल ब्रेंट। बिल्कुल इसी तरह WTI की बात करें, $71 पर बैरल था, जो कि अभी $80 पर बैरल पर आ गया है। यानी इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, वो ब्रेंट हो या WTI हो, दोनों की प्राइसेस इंक्रीज हुई। ठीक है, तो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट तो आएगा फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होंगी फिर। और हमें देखने में आ रहा है कि बढ़ी हैं, अभी ₹35 डायरेक्ट उन्होंने इंक्रीज किए हैं, और बाकी बात करेंगे मजीद जो है इसमें इजाफा होगा। अब मसला सिर्फ यह है कि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होने का मकसद ये, मतलब ये हो गया कि जितने भी प्रोडक्ट हैं पाकिस्तान में सबके प्राइसेस बढ़ेंगे, इसलिए कि जिसके पास आप जाओ कोई भी चीज़ खरीदने, तो आपसे दो बातें करेगा, भाई डॉलर देखें कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट यार पेट्रोल की प्राइसेस देखो कहाँ जा रही हैं। मसला है डॉलर पेट्रोल इंक्रीज पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है, और ये हो सकता है इंशाल्लाह फिर बाद में नीचे भी आ जाएगा, मगर प्राइसेस नीचे नहीं आ पाती हैं, प्राइसेस वो ऊपर गई तो गई फिर। तो इट्स मीन देयर इज नो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी नहीं है कि उसको कंट्रोल करे, देखे, चेक एंड बैलेंस करें कि भाई प्राइस ऊपर गई थी, ठीक है, हालात थे इस तरह, अब जब सेट हो रहे तो नीचे भी तो आए प्राइसेस, वो प्राइसेस नीचे नहीं आ पाती, यानी अगर आती भी है तो बिल्कुल माइनर चेंज आता है, तो इतना नहीं होना चाहिए। बस ये लास्ट न्यूज़ है आईएमएफ से रिलेटेड, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आईएमएफ इस वक्त 10 दिन से जो एक टॉक चल रही थी पाकिस्तान की, और मीटिंग चल रही थी पाकिस्तान आईएमएफ की, तो अभी तक तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। बोला ये गया है कि पाकिस्तान मंडे को जो है वो वर्चुअल एक मीटिंग होगी, और जो है उस पर डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है कि उसमें कोई बात बनती हुई नजर आए। फिलहाल 10 दिन बैठे यहाँ पर। देखिए आईएमएफ जब कोई मीटिंग करता है, यानी पाकिस्तान से जो मीटिंग होती है, उसमें एक तरीकेकार होता है। सबसे पहले टेक्निकल टॉक होती है, यानी आप गुफ्तगू होती है कि भाई ठीक है, आप अपना जो भी प्रॉब्लम है ज़रा बताएं, क्या प्रॉब्लम है आपकी। उसके बाद एक MEFP यानी मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज है, जो आईएमएफ देता है आपको। ठीक है, वो देने के बाद आईएमएफ चाहता है कि आप इस पर काम करो। आप इस पर काम करोगे, यानी जो MEFP आईएमएफ ने दी है, यानी वो कंडीशंस हैं जो आईएमएफ ने आपको बताई है, उस पर आप उस पर वर्किंग करोगे आप, और जो आईएमएफ ने आपको डायरेक्शन दी है, जो पॉलिसीज बना के दी हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। उसके बाद स्टाफ लेवल एक एग्रीमेंट होता है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद फिर बोर्ड मीटिंग होती है, और उसके बाद जो है तमाम चीज़ें पेश की जाती हैं, यानी आपको जो आपकी अमाउंट है, यानी लोन की अमाउंट है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। अच्छा, अब आईएमएफ ने अभी क्या बोला है, फर्स्ट आईएमएफ बोला है कि हमें पहले एक्शन करके दिखाओ, देन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। हत्ता कि मैंने आपको बताया कि टेक्निकल टॉक होती है, देन MEFP होता है, उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, और देन बोर्ड मीटिंग हो जाती है। बट आईएमएफ अभी क्या बोल रहा है, आप पहले एक्शन करके दिखाओ, यानी प्रायर एक्शन दिखाओगे आप, देन उसके बाद जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। यानी अभी बात तकरीबन बिल्कुल करीब भी नहीं पहुंची है अभी, इसलिए कि वो आपसे चाह रहा है जो उसने एग्रीमेंट आपके साथ किया है, जो उसने पॉलिसीज बताई हैं आपको, पहले आप उस पर अमल करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे। जब तक कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, उस वक्त तक जो है कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह की इस वक्त कंडीशन चल रही है पाकिस्तान और आईएमएफ की। अच्छा, आईएमएफ ने क्या कंडीशन बताई है उसको भी देख लेते हैं भाई। आईएमएफ ने जो कंडीशंस बताई हैं पाकिस्तान को, ठीक है, उसमें आईएमएफ की उसमें यह है कि भाई आप सबसे पहले तो बजट डेफिसिट जो है उसको रिड्यूस करें, बजट डेफिसिट को रिड्यूस करें। अच्छा, बजट डेफिसिट को रिड्यूस करने के आपके पास टू मेथड्स हैं यहाँ पर, या तो आप अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज कर लें, या एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर लें।
एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट डिक्रीज करती है तो उनकी वो जो मौज मस्तियां हैं वो खत्म हो जाएंगी फिर। इन्होंने यानी इन हालात के अंदर भी के मुल्क के अंदर मेजर ऑपरेट रुके हुए हैं, मेडिसन नहीं है, ठीक है, कैंसर से रिलेटेड और पत्नी कितनी बीमारियां, वैसी इतनी बीमारियां पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद वो लोग बेचारे किस तरह मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब वो मेडिसिन, इतनी महंगी मेडिसिन लेकर अगर यूज भी करते हैं तो मेडिसिन जो है इस वक्त इंपोर्ट नहीं हो पा रही है, यानी हालात इस तरह के हैं, उनके एलसी नहीं खोली जा रही है, ठीक है। और इन हालात के अंदर गवर्नमेंट जो है लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करती है, ठीक है, महंगी गाड़ियां इंपोर्ट की जा रही हैं, यानी किस हद तक है, इससे लगता है कि भाई ये सिंसियर नहीं है, इतने से भी सिंसियर नहीं है मुल्क से। इनके इन डिसीजन मेकिंग से अंदाजा होता है कि मुल्क से सिंसियर नहीं हो आप फिलहाल। तो डेफिसिट को रिड्यूस करने का एक मेथड ये था कि आप अपने एक्सपेंडिचर को कम कर लें फर्स्ट। तो ये एक्सपेंडिचर कभी भी कम नहीं करना चाहते, चाहते हैं एक्सपेंडिचर कम ना हो, इसलिए एक्सपेंडिचर कम होने का मतलब ये हो गया इनकी जो मौजें लगी हुई हैं, इनकी जो अय्याशियां चल रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, ठीक है। इसी मकसद के लिए तो आएंगे, इनका कोई नेशनल इंटरेस्ट तो है नहीं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बैठे हुए ये सब। तो इन्होंने एक्सपेंडिचर कम नहीं करने, इन्होंने दूसरा काम क्या करना है, बजट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए अपनी रेवेन्यू को जनरेट करेंगे, नई रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अच्छा भी कैसे करेंगे नई रेवेन्यू जनरेट, कैसे करेंगे, हम ये करेंगे कि 170 बिलियन रुपीस के न्यू टैक्सेस डाल देंगे आवाम के ऊपर, 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस इन्होंने जो है उसका वबाल आवाम के ऊपर डाल दिए, यानी 850 अरब रुपए का मिनी बजट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और वो तमाम का तमाम जो फंदा है यानी अवाम के गले में डालेंगे। तो इनके इन फैसलों से अवाम को अंदाजा लगाए कि कितने सिंसियर है मुल्क से ये। अच्छा भाई एक बात हो गई कि भाई बजट डेफिसिट डिक्रीज करें। सेकंड पॉइंट क्या है भाई, कंडीशन क्या है, सर्कुलर डेट्स आप कम करें। सर्कुलर डेट्स कम करने के लिए आप सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के ऊपर जो सब्सिडीज दे रहे हैं वो रिमूव कर दें। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को 30% इंक्रीज करें, जो कि तकरीबन 7-8 रुपए, अभी गवर्नमेंट ने फर्स्ट एक्शन ले लिया है कि 7 से 8 रुपए इंक्रीज कर दिए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। दूसरा है कि गैस पर आप 70% रेट इंक्रीज करें गैस के, यानी अवाम का क्या हाल होगा इसके बाद। अभी ये तमाम चीजें चल रही हैं, जब भी आप एक्सेप्ट कर लोगे, इंप्लीमेंट कर दोगे, अभी इन्फ्लेशन 35% है, और जब तमाम कंडीशन एक्सेप्ट कर लोगे तो उसके बाद जो एक ब्लास्ट होगा, इकोनॉमिक ब्लास्ट होगा, जो मार्च में नजर आ रहा है हमें होता हुआ, तो हालात कहाँ जाएंगे, हालात कहाँ जाएंगे अभी देखें। फिलहाल फिर पेट्रोल पे और दूसरी चीजों पे जो आपका जनरल जीएसटी है, जनरल सेल्स टैक्स है, उसको 17% के बजाय 18% कर दें आप, 1%। इसका मतलब है फिर एक इन्फ्लेशन की लहर आएगी। ये तमाम चीजें इन्फ्लेशन का बायस बनेंगे और क्या है, ठीक है। अच्छा आपने अपने डॉलर को तो डी वैल्यू कर लिया है, इसके अलावा आपने इनकम टैक्सेस लगाए, सेल्स टैक्स मजीद आपने लगा दिए हैं, ठीक है। और बाकी प्राइसेस आप इलेक्ट्रिसिटी की और गैस के इंक्रीज करने जा रहे हैं, ये तमाम चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप तमाम रिमूव कर दें सब्सिडीज जो आपने दी हुई है, तकरीबन 1400 बिलियन रुपीज की सब्सिडीज फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सेक्टर पे जो आपने दी हुई है वो खत्म कर दें। जैसी गवर्नमेंट सब्सिडीज रिलीज करेगी, रिमूव करेगी, उसके बाद इसका तमाम का तमाम जो एक बर्डन है वो ट्रांसफर हो जाएगा किस पर, आवाम के ऊपर, आवाम पे करेगी और क्या है फिर। अच्छा भाई कुछ बातें जो आईएमएफ ने की हैं वो हमदर्दी हासिल करने के लिए आवाम की जो करते आए वो, कि भाई आप ऐसा करें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो एम्प्लॉय से 17 to 22 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके उनके घर वालों के असासे डिक्लेयर कर दें आप, ठीक है। अच्छा एक जो बात की इन्होंने कि भाई जितने भी ऐसे सेक्टर हैं, इदारे हैं जो कि लॉस बेयर कर रहे हैं, उनको आप प्राइवेटाइज कर दो, इसलिए कि आपसे नहीं चलाया जा रहा, उसको प्राइवेटाइज कर दो, उसकी जो रेवेन्यू आएगी उससे मुल्क के आप जो एक्सपेंडिचर हैं वो पूरे करें, जो भी आपकी नीड से पूरी करें, तो प्राइवेट करें आप इन इदारों को, ठीक है। इसके अलावा आप जो है ऑडिट करवाइए, रेगुलर ऑडिट करवाएं, जो भी आपका ऑडिट बनता है, एनुअली जो ऑडिट होता है आप अपने डिपार्टमेंट का ऑडिट करवाएं, और ऑडिट होना भी चाहिए। सही बात है, जब अमाउंट आ रही है, जब अमाउंट आएगी तो भाई वो कहाँ जाएगी, असल मसला है 22nd प्रोग्राम में आप एंटर हुए हो अभी, ये 22वां प्रोग्राम है अभी, वो भी 6 बिलियन का, इससे पहले तो 9 9 8 8 11 11 बिलियन डॉलर्स के आप प्रोग्राम में गए हो, पीपीपी और पीएमएलएन के दौर में तो आपने बहुत प्रोग्राम लिए हैं। तो अमाउंट जो आई थी तो भाई आपने लगाई कहाँ, अगर आपने सिंध में आई और सिंध में लगी तो सिंध का हाल आप देखो, कराची का हाल आप देखो कहाँ जा रहा है, ठीक है। सड़कों की हालत देखो आप, कचरा पड़ा हुआ है, कचरा मंडी बना दी है, क्या कर दिया हाल आपने। 1960 का कराची देखें आप, यूट्यूब पे जाइए, 1960 में देखें कराची कैसा था, 1960 में, यानी पीछे चले आप, यानी 70 सालों में आप तो नीचे जा रहे हो।
दुनिया ऊपर जाती है, आप नीचे जा रहे हो, उल्टा चल रहे हैं, पता नहीं उल्टा भी नहीं चल रहे भाई आप तो। उल्टा जाते तो 1960 का कराची, आज आज के कराची से लाख दर्जे अच्छे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अच्छा और क्या करें भाई, आईएमएफ कह रहे हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है वो लेकर आए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले आपके इन्वेस्टर्स को, मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। पर जो पॉलिसी आप लगा के जा रहे हैं उससे तो कभी भी नहीं होगा। आप टैक्स की भरमार की बात कर रहे हो पीछे से, फिर बोल लोगे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइए, मुल्क में कहाँ से होगी। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करें, कहाँ से होगी अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी कंडीशंस ऐसी हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट तो कम नहीं होगी। इतने टैक्सेस लगेंगे, वो तो कारखाने बंद हो रहे हैं, फैक्ट्री बंद हो रही है, इन्वेस्टर बोल रहे हम इस पे तो काम नहीं कर सकते, इन टैक्सेस पे तो हम काम ही नहीं कर सकते, इतने हाई टैक्सेस हैं। और फिर आप मजीद टैक्सेस लगा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। फिर आप कह रहे हैं कि फॉरेन रिजर्व जो है वो जून तक के $16 बिलियन तक आ जाए, अभी $2.9 बिलियन का है, $16 बिलियन तक कहाँ से आ जाएगा भाई। आप कितने दे रहे हो, 1.76, यानी तकरीबन $2 बिलियन दे रहे हो, चले आप 2.9 अभी है, टू आप दे दोगे 4.9 हो गया, तो $4.9 बिलियन है अभी तो, कहाँ से आएंगे फिर। अच्छा दूसरा ये कि जब आईएमएफ लोन देगा तो अब इसकी कंडीशन लगी हुई है कि फिर उसके बाद यूएई देगा, सऊदीया देगा, चाइना देगा, वो भी थोड़े बहुत देंगे, फिर भी $16 बिलियन नहीं हो सकते। कंडीशंस तो देखे ना, आप ऐसे ही लगा के बैठे हुए हैं। अपना एक्सपेंडिचर को $6 बिलियन से कम करें तो करें, होना चाहिए, हम तो गवर्नमेंट से यही बात कर रहे हैं। जब आईएमएफ कह रहा है आपसे कि अपने डेफिसिट को कम करें, तो डेफिसिट में आप एक्सपेंडिचर कम करें ना, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप तो फंदा आवाम के गले में डालेंगे, लेते आप हो, खाते आप हो, देती आवाम है, कब तक चलेगा। कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं है, बस आए बैठे, खा पी के निकल गए। मसला है 30-40 साल आपके पास थी ना हुकूमत, क्या किया आपने, 40 ईयर्स, तकरीबन 40 साल आपके पास थी ये, 40 सालों में आपने क्या किया है, किससे पूछें। भाई आप ही थे ना, आप ही से पूछेंगे ना, वो तो अभी आया था, आपसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। आपने रात 12 बजे अदालतें लगाई और उसको निकाल दिया, हटा दें उसको। आपने क्या किया 40 साल के अंदर, आपने सियासी इंतकाम ले लिया तो कराची से ठीक है ले लिया, सिंध को कौन से पेरिस बना दिया आपने, उसकी हालत देखें, स्कूलों में गधे बने हुए होते हैं, है ना, सबका आपके फाइनेंस एजुकेशन मिनिस्टर के इलाके में स्कूलों में गधे बने, टीवी पे न्यूज आई थी ये। यानी इतने सिंध सरकार इतनी आला हो गई है कि वो गधों को पढ़ा रहे हैं, इंसानों को तो पढ़ा नहीं सकते। क्या क्या चल रहा है भाई, कौन पूछेगा इन लोगों से, कहाँ लेके चले गए हालात। सिंध की हालत देखें आप, वो एक न्यूज आ रही थी टीवी पे कि कोई डिपार्टमेंट था गवर्नमेंट का ही, सिंध गवर्नमेंट का, तो उसमें उन्होंने एम्प्लॉयज 4 से 5 एम्प्लॉय की जगह 40 एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, आते दो भी नहीं है, और 40 एम्प्लॉय की सैलरी जा रही है। इस तरह पत्नी कितने डिपार्टमेंट हैं इसके सिंध में, जिसमें लाखों एम्प्लॉयज आपने रखे हुए हैं, बट कोई उनका क्या कहते हैं, काम करने 2 4 6 आते हैं यानी डिपार्टमेंट के अंदर, और आपने भरे हुए डिपार्टमेंट्स, इस तरह पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स इनके जहां पर लोगों को रखा हुआ है आपने, और उनकी सैलरी जाती है, करोड़ों करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, इनकी जेबों में जा रहे हैं। एक मिनिस्ट्री आप देख लें, एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात कर लें या फॉरेन मिनिस्ट्री की बात कर लें, मिनिस्ट्री में 60-60 आपके लोग बैठे हुए, डिप्टीज बैठे हुए उनके, तो जरूरत नहीं है एक मिनिस्ट्री में 4-5 लोग ये काम कर लेंगे आपने, ये 60-70 लोगों को रखा हुआ है, इनकी लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी जा रही है, कौन पे करेगा ये, कहाँ से होगा। बाहर जाते हैं 4 लोग एग्रीमेंट करने के लिए, पूरा जहाज भर के जा रहे हैं, 60-70 अफराद जा रहे होते हैं, 4 लोग बैठे मीटिंग में, बाकी लोग घूम रहे हैं वहां, महंगे तरीन होटल में आप वहां पे रहते हो। तो आपके तो याशी है, मुझे समझ में नहीं आता आवाम क्यों इनको वोट देके इनको सामने लेकर आती है, और फिर उसके बाद जब इनकी बारी आती है वोटिंग की तो बंगले डाल रहे होते हैं, इनके नाम पे मर रहे हैं, जी रहे हैं, पत्नी क्या कर रहे हैं। इतना शौर होना चाहिए आवाम के अंदर, इन लोगों को देखे किस बेस पर आप सपोर्ट कर रहे हो भाई इनको। 40 साल आपकी आंखें नहीं खुली 40 साल के अंदर, नहीं क्या हो गया फिलहाल। भाई क्या किया जाए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग यही है कि अभी तो आपके पास आईएमएफ का रास्ता है, आईएमएफ के पास जाएं, वहां से लोन लें, अपने आप को डिफॉल्ट होने से बचाइए कम से कम। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सबसे पहले जो प्रॉब्लम है इस वक्त, जो कि यहां तक हम पहुंचे हैं, वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इलेक्शन करवाएं फौरन, मामला खत्म करें, जो आएगा संभालेगा मुल्क को। ये हालात जिस तरह चल रहे हैं ना, खत्म करें इसको, पहली बात। सेकंड, आप अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चरिंग करें, इसकी दोबारा शुरू से देखें कहां प्रॉब्लम आ रही है। कब तक फेस करेंगे भाई, ये लोग पढ़े लिखे लोग यहां से जा रहे हैं मुल्क छोड़ छोड़ के, कौन रहेगा फिर यहाँ पे, यही मुल्क को खाने वाले सब।
दे के जा रहे हैं भाई, ये लोग खाओ, खुद ही खाओ, हम तो जा रहे हैं, हम नहीं रह सकते इन माहौल में। जब सब पढ़े लिखे रह जाएंगे तो भाई यहाँ पे ये रह जाएगा ना, अख्तर लावा जैसे लोग रह जाएंगे, और उल्टे सीधे चीजें जो आपको नजर आती हैं। तो रिस्ट्रक्चरिंग करें उसकी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का रीस्ट्रक्चरिंग करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर इलेक्शन करवाएं पहले आप, ठीक है। उसके बाद जो है बजट डेफिसिट कम करें, उसमें एक्सपेंडिचर कम करें, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करें आप, मिसमैनेजमेंट उसको रोकें, करप्शन को रोकें। इन तमाम पॉइंट्स पर आप काम कर लें, फिर देखिए मुल्क में बेहतरी आएगी, क्यों नहीं आएगी। अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, भाई कितने आए, कहां से आए, किधर लगे, ये सब आप बताइए आवाम को, भाई आवाम के नाम पे लिया, आवाम का पैसा है, बताएं आवाम को। तो बात ही नहीं करता इस पर फिलहाल। ये तमाम कंडीशन थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक हवाले से इस वक्त जो है हालात बहुत अच्छे नहीं है। और कहा जा रहे हैं तमाम चीजें जो अभी एक्सेप्ट की जा रही हैं आईएमएफ की जानिब से, अब ये नजर आएंगी आपको नेक्स्ट बजट में, बल्कि अभी आपको मार्च से कुछ चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, और नेक्स्ट बजट में क्या होगा अल्लाह ही खैर करे। फिलहाल उस दिन अभी मैं न्यूज देख रहा, टीवी एंकर बोल रहा है कि आवाम बिल देखकर भरेंगे नहीं, बिल देख के रोएंगे। यानी अब क्या बात कर रहे हैं, क्या हालात होंगे, कहाँ जा रहा है मुल्क। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी इन चीजों के ऊपर, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी को पढ़ें समझें। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सर जोड़ के बैठे, मतलब वो ये सर जोड़ के बैठ भी गए, बताएंगे किनको, इनको ये सिंसियर ही नहीं है मुल्क से, खाने के लिए तो आए हुए। अब ये आएगा, जो भी अमाउंट आएगी कहाँ जाएगी, पता नहीं कहाँ जाएगी। तो फिलहाल अगर अमाउंट आ भी जाती है, 2-4 महीने का आपका डिफॉल्ट होने का जो खतरा है वो रुक जाएगा, उसके बाद फिर आप बैठे में लाइबिलिटी से लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, मांग तांग के आप चलाएंगे, कैसे चलेगा। तो उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आइए, बैठें, सिंसियर हो मुल्क से, ठीक है। और जो चीज़ें बताई गई हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं वही फैसला करेंगे तमाम चीज़ों का, उनको सामने बिठाइए, उनसे डिस्कस कीजिए चीज़ों को, और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। फिलहाल ये कुछ न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि खुदा इनको हिदायत दे और इनसे बेहतर लोगों को लेकर आए, हम भी बेहतर हो जाएं, और बेहतर लोग आए, वो मुल्क की भागदौड़ जो है वो भी भागदौड़ संभालें, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। खुदा पाकिस्तान का हामी और नासिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।